चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 SST पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन है। ये पहला वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का। अभी तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से वो कंप्लीट हुए हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के। अब स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। मतलब रिलीजन को पॉलिटिक्स से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वी टॉक फॉर ऑफ जेंडर डिवीज़न। जब हम जेंडर डिवीज़न की बात करते हैं, वी मीन हमारा मतलब होता है बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन वोमेन एंड मेन। जब हम जेंडर डिवीज़न की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है किससे? बायोलॉजिकल डिफरेंस। मतलब जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, मतलब जैसा नेचर हमें बना कर भेजा है कि मैन ऐसे होते हैं, वोमेन ऐसे होते हैं, तो हम इसकी बात करते हैं, ना कि दोनों में मतलब कोई जैसे मैन, जैसा कि हम जानते हैं ये मैन डोमिनेटेड वर्ल्ड है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो औरतें हैं, फीमेल हैं, वो भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं हर चीज़ में। हर चीज़ में लगभग मैन से आगे हैं। तो अब जो मैन डोमिनेटेड वर्ल्ड था वो लगभग ख़त्म हो रहा है। तो ये जब हम इसकी बात की जाती है जेंडर डिवीज़न से, मतलब यहाँ पर क्या है हमारा? बायोलॉजिकल डिफरेंस। मतलब जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है वोमेन और मैन के बीच, उससे है, ना कि डिस्क्रिमिनेशन से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन अ सेकुलर स्टेट। तो जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री में जितने भी धर्म होते हैं सब समान होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। धर्म के अकॉर्डिंग, रिलीजन के बेसिस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इस तरह से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ सेकुलर स्टेट, दोनों साथ में आ गए क्या? दोनों साथ में हो गए। तो चलिए देखते हैं, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मतलब ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही बताता है कि हमारे जितने भी हमारे देश में वो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन अ सेकुलर स्टेट, मतलब सेकुलर मतलब हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। मतलब सभी धर्म समान, या फिर कोई भी धर्म बड़ा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। तो जो इंडिया है एक सेकुलर कंट्री है। तो इन अ सेकुलर स्टेट कंसिडरिंग ऑल, मतलब सेकुलर स्टेट में कंसीडरिंग ऑल रिलीजन्स एज इक्वल, मतलब सभी रिलीजन्स को, सभी धर्म को समान समझा जाता है, इक्वल समझा जाता है, बराबर समझा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया। तो पंचायती राज इंडिया में कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? तो कब हुआ था? 1992 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टू व्हाट लेवल हैज़ द सेक्स रेशियो फॉलन इन सम प्लेसेस इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो सेक्स रेशियो है किस लेवल तक गिर गया है? तो मतलब 800 तक। यहाँ पे 800 का मतलब समझना, तो 800 का मतलब है ये पर 1000 पे लिया जाता है। मतलब जो मेल है 1000 मेल पर जो वोमेन है कितनी है? 800 है। तो इतना नीचे गिर गया है कहीं किसी स्टेट में। उसके बाद कहीं कहीं पर जो फीमेल रेशियो है इतना नीचे गिर गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अगलीनेस ऑफ कम्युनिज्म। तो जैसा कि हम जानते हैं कम्युनिज्म वैसे नाम से तो बहुत अच्छा लगता है, समाजवाद, लेकिन इसकी काफ़ी बुराइयां हैं। ये अराजकता को, दंगे को बढ़ावा देता है। कौन? ये कम्युनिज्म। जो चलो देखते हैं तो कौन सा सही है। तो कम्युनल एजुकेशन, मतलब इसमें कम्युनल एजुकेशन दी जाती है, सामाजिक, मतलब सिर्फ आपस में ही कम्युनल एजुकेशन दी जाती है। राइट्स, दंगे करवाता है, ये सही नहीं है कम्युनलिज्म। पहले जो लोग थे शुरू में कम्युनलिज्म को लोग अच्छा समझे, इसीलिए उसके अंदर जाने लगे, लेकिन जब उसकी बुराइयां देखी, समझी, तो जिसकी वजह से दंगे हुए, इस तरह से मतलब कहीं बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई, जेनोसाइड, तो इस तरह से लोग उसके खिलाफ जाने लगे। किसके? कम्युनलिज्म के। तो इसका कौन सा सही है? कम्युनलिज्म, कम्युनल एजुकेशन, राइट्स, जेनोसाइड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अ सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन। तो मतलब एक ऐसा सिस्टम जो इंसानों को ज़्यादा वैल्यू देता है और उन्हें वही
मतलब पैट्रियार्की जो बोलते हैं, बोले अभी को कि क्या बोलते हैं, जो मेल है, मेल डोमिनेटेड वर्ड, जिसको हम बोलते हैं पैट्रियार्की। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंसानों को, मेन को, पुरुष को ज़्यादा पावर दी जाती है और किसके ऊपर, वुमेन के ऊपर। तो ऐसा सिस्टम को हम बोलते हैं पैट्रियार्की। हिंदी में बोलते हैं पितृ प्रधान। हिंदी में क्या बोलते हैं, पितृ प्रधान। बड़ा टफ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल स्टेट रिलीजन इन इंडिया। मतलब इंडिया में ऑफिशियल स्टेट रिलीजन कौन सा है, तो कोई नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री में कोई धर्म बड़ा नहीं होता, सभी धर्म समान होते हैं और कोई भी धर्म अपनाना चाहता है, मान सकता है, वो अपना सकता है, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। तो इंडिया में कोई भी धर्म बड़ा छोटा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हैज़ बीन इंश्योर्ड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि अब हम जानते हैं, जो वुमेन है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो लोकल बॉडी, राज्यसभा, लोकसभा और ऑल ऑफ द अबव, तो मतलब सभी में बढ़ गया है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। वुमेन जिस चीज़ में चाहे पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधीज आइडिया वॉज। तो मतलब महात्मा गांधी का आइडिया था, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। मतलब रिलीजन को, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये महात्मा गांधी का आइडिया था और इसको लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं। महात्मा गांधी का मतलब बस इतना है कि जो धर्म की अच्छी चीज़ें हैं, जैसा कि हर धर्म बताता है प्यार से रहना, आपस में कोई भी धर्म चोरी करना, बुराई को हमेशा, हर एक धर्म बुराई का बुराई के खिलाफ ही बताता है। तो वही चीज़ जो गांधी जी का मतलब था कि जो धर्म की अच्छी चीज़ें हैं वो हमें पॉलिटिक्स में लाना चाहिए और सभी को बराबरी से, मतलब इस तरह से गांधी जी का मतलब अच्छा था, लेकिन कुछ लोग इसका गलत तरीके से भी मतलब निकाल लेते हैं। खैर, ये तो रही बात की बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो रूल ऑफ द मेजोरिटी। ये रूल ऑफ द मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी का शासन हो, ये डेमोक्रेसी में नहीं बताता। मेरे डेमोक्रेसी में सब बराबर होते हैं, हर एक वोट की वैल्यू हर होती है और कोई भी चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन में और फिर सबको बराबरी का हक मिलता है, कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ डॉक्यूमेंट हैंडेड ओवर टू ऑफिसर इज़ कॉल्ड एफिडेविट। तो मतलब जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी ऑफिसर को दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एफिडेविट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ कंट्री विच हैज़ ओनली 2 पार्टीज़ इज़ कॉल्ड। मतलब ऐसी कंट्री जिसमें सिर्फ 2 पार्टी हो तो उसको हम बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम। जैसा कि अमेरिका में यूएसए में कौन सी पार्टी सिस्टम चलता है, 2 पार्टी सिस्टम चलता है। और हमारे इंडिया में कौन सी पार्टी सिस्टम चलता है, मतलब ढेर सारी, कोई भी कितनी भी पार्टी, न जाने कितनी पार्टी इंडिया में, तो इसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में चलता है। और उसके बाद 1 पार्टी सिस्टम होता है। तो कोई ऐसी कंट्री जैसे कोरिया में शायद 1 पार्टी सिस्टम चलता है। तो कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी कंट्री जहाँ पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट शासन करती है, एक ही पार्टी होती है, तो उसको हम बोलते हैं 1 पार्टी सिस्टम। शायद कोरिया इसका आंसर है, 1 पार्टी सिस्टम का याद नहीं है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, What is it called when a representative elected from a particular party goes to another party। मतलब क्या कहा जाता है जब कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्टी, जब कोई रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, लीडर। जब कोई लीडर किसी खास पार्टी में इलेक्ट किया जाता है मतलब कि किसी खास पार्टी से किसी मतलब फ्रॉम है ना, तो मतलब अलग होना। मतलब जब कोई रिप्रेजेंटेटिव किसी दूसरी पार्टी से, किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है जब कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई लीडर किसी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जाता है तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डिफेक्शन, जिसको हम भंग बोलते हैं। मतलब पार्टी भंग हो गई है इस तरह से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 पार्टी सिस्टम प्रोवाइड्स टू अथॉरिटियन रिजाइम। मतलब पूरी तरीके से अपना अधिकार होता है, वो होता है, तो ये 1 पार्टी सिस्टम इसमें होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ 2 पार्टी सिस्टम। मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें 2 पार्टी सिस्टम है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। वैसे नॉर्थ नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका है, ये नॉर्थ नहीं है, सिर्फ अमेरिका है। मतलब इसका आंसर क्या है, अमेरिका। आंसर क्या है, अमेरिका है, नॉर्थ नहीं है।
नॉर्थ नहीं है, सिर्फ इसका आंसर क्या है, अमेरिका। विच कंट्री हैज़ टू पार्टी सिस्टम, तो कौन सी कंट्री में टू पार्टी सिस्टम है, तो अमेरिका है। और उसके बाद अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम अगर बात की जाए तो इंडिया है। और अगर वन पार्टी सिस्टम चाइना में भी है और नॉर्थ कोरिया में भी है। नॉर्थ कोरिया में कौन से पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो ज़रूरी होती हैं कौन से पार्टी सिस्टम के लिए, तो किसके लिए ज़रूरी होती है, डेमोक्रेसी। जैसा कि हम जानते हैं डेमोक्रेसी में हम मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी रहती हैं, तो जितनी ज़्यादा पार्टी रहती हैं उसी हिसाब से लोग अपनी मुताबिक चुनते हैं। वैसे हाल तो ये है कि हमारे यहाँ जो हम चुनते हैं, गवर्नमेंट चुनते हैं, वो दो अच्छी में से या दो बुरी में से नहीं चुनते हैं, बल्कि जो दो बुरी में से कौन हमारे लिए कम बुरा है उसको चुनते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है ज़्यादातर जितनी भी पार्टीज़ हैं उनमें कुछ ना कुछ करप्शन टाइप का कुछ होता ही है। तो हम दो बुरों में हमारे लिए कि कौन कम बुरा है उसको हम चुनते हैं। ये तो हाल है हमारे देश में, खैर पता नहीं। वैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स, मतलब पॉलिटिकल पार्टी कौन से फॉलोइंग सिस्टम के लिए ज़रूरी है, तो किसके लिए ज़रूरी है, डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी में जैसा कि हम जानते हैं मल्टी पार्टी पर सिस्टम चलता है। इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी होती हैं, जितनी भी पार्टी होती हैं, और कुछ नेशनल होती हैं पार्टी, कुछ स्टेट पार्टी होती हैं। नेशनल पार्टी क्या होती हैं, इसका कुछ क्राइटेरिया है जिसको पार करना होता है, और स्टेट पार्टी का भी क्राइटेरिया होता है, तब जाकर वो स्टेट पार्टी या फिर नेशनल पार्टी कहलाती है। नहीं तो फिर उसके बाद लोकल पार्टी। इंडिया में लगभग 800 के आसपास कई 100 पार्टी रजिस्टर्ड है। चलो देखते हैं, विच इज़ द मेन अपोजिशन पार्टी इन उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में मेन अपोजिशन पार्टी कौन है, तो कौन है, समाजवादी पार्टी। अगर हम रूरल पार्टी उत्तर प्रदेश में देखें तो कौन है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये रूरल पार्टी है। और जो समाजवादी पार्टी है वो मेन अपोजिशन पार्टी है। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है वो कौन है, बीजेपी। और उसके बाद अगर हम अपोजिशन पार्टी की बात करें तो मेन अपोजिशन पार्टी कौन है, कांग्रेस है। कहाँ पर, सेंटर में। कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मेन अपोजिशन पार्टी है सेंटर में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इज़ नॉट अ नेशनल पार्टी, मतलब कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों समाजवादी पार्टी जो है वो भी नेशनल पार्टी नहीं है। जो हमारी नेशनल पार्टी अगर हम देखें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, और अब तो आम आदमी पार्टी जो है वो भी नेशनल पार्टी है। तो नेशनल पार्टी जो समाजवादी पार्टी वो नेशनल पार्टी नहीं है बल्कि स्टेट पार्टी है। बल्कि क्या है, स्टेट पार्टी। कुछ क्राइटेरिया होता है उसको पार करना होता है, उसके बाद नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी बनती है। चलिए देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, मतलब बहुजन समाज पार्टी बसपा के फाउंडर कौन थे, तो कौन थे, कांशी राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी, तो कब फॉर्म हुई थी, 1885 में। और ये जो अधिवेशन हुआ था फर्स्ट कांग्रेस का अधिवेशन वो मुंबई में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की खासियत नहीं है। मतलब डिमेरिट का मतलब होता है एक गुण होता है जिसको हम बोलते हैं मेरिट, और उसके बाद डिमेरिट का मतलब होता है अवगुण, मतलब कमियां। तो जो डेमोक्रेसी की कमी कौन सी है, इंडिविजुअलिज्म इन पार्टीज़, मतलब पार्टीज़ में इंडिविजुअलिज्म, ये डेमोक्रेसी की डिमेरिट है। मतलब किसी एक का जैसे कोई मेन लीडर होता है वही उसी के हाथों में पूरी सत्ता होती है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब कौन सी कंट्री लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से कौन रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, पब्लिक यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस और रूल ऑफ मेजोरिटी। तो ये रूल ऑफ मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी का शासन। मेजोरिटी क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इंडिया की बात करें तो जो हिंदू धर्म है वो मेजोरिटी है और बाकी सभी माइनॉरिटी में आते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि ऐसा सिस्टम नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म ही के लोग ही पार्टी में इन्वॉल्व करें या फिर वही शासन करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेमोक्रेसी की खासियत कौन सी नहीं है, रूल ऑफ द मेजोरिटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गवर्नेंस ऑफ द पीपल फॉर द पीपल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट होती है पीपल के लिए होती है, फॉर द पीपल लोगों के लिए ही होती है गवर्नमेंट। तो ये किसका है, डेमोक्रेसी का। किसका स्टेटमेंट है, किसकी खासियत है, डेमोक्रेसी की खासियत है कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए होती है और लोग ही सरकार को चलाते हैं, लोग ही सरकार को चुनते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है इन विच द लीडर्स, मतलब जो लीडर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। उनको कौन चुनता है, जो वहाँ के लोग होते हैं वो लोग चुनते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब सभी की समानता। डिग्निटी का मतलब होता है शान, सभी रिस्पेक्ट से रहे और आज़ादी से रहे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी इज़, मतलब डेमोक्रेसी में सोर्स ऑफ पावर क्या होती है, मतलब पावर किसके हाथों में होती है, पब्लिक जब चाहे सरकार को बदल सकती है, मतलब पब्लिक ही गवर्नमेंट को चुनती है और पावर किसके हाथों में होती है, पब्लिक के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी से कौन रिलेटेड है, तो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, मतलब सभी जो गवर्नमेंट हो ट्रांसपेरेंट हो, सभी को बराबर समझे, भेदभाव ना करे, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होनी चाहिए, लेजिटिमेट, और ये भी मतलब लेजिटिमेट होनी चाहिए। तो ये पूरी खासियत किसकी है, डेमोक्रेसी की। उसके बाद क्या है, लेजिटिमेट का मतलब जो उत्तरदायित्व, मतलब पूरा सब कुछ अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज़ बेटर देन अदर सिस्टम बिकॉज इट। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है, प्रमोट्स द फीलिंग ऑफ इक्वलिटी अमंग ऑल सिटीजन्स, मतलब जो डेमोक्रेसी है सभी सिटीजन्स, जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनकी जो फीलिंग ऑफ इक्वलिटी है उसको बढ़ाती है। और क्या बढ़ाती है, प्रमोट्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जो लोगों की डिग्निटी है, लोगों की शान है, लोगों की रिस्पेक्ट है, या फिर कुछ ऐसा जो लोगों को बराबर का हक दे, उसको प्रमोट करती है। तो ये दोनों ही बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या है, तो इसका पहला जो है फीलिंग ऑफ पैट्रियाज, मतलब देशभक्ति की जो भावना होती है डेमोक्रेसी में जागृत होती है। क्रिएशन ऑफ नेशनल कैरेक्टर, मतलब नेशनल कैरेक्टर को क्रिएट करना। प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। तो मतलब डेमोक्रेसी की खासियत गुण क्या है, फीलिंग ऑफ पैट्रियाज्म, लोगों को पैट्रियाज्म के, तो इस तरह से ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। तो शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू।